नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा जो इस समय इस चैनल पर विशेष तौर से फोकस है वो है अपनी रीट मेंस और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। तो सभी दोस्तों से मेरा यही अनुरोध है कि आप अपने पूरे जोश उत्साह से अपनी मेंस की तैयारी में जुट जाए और जहाँ तक कि आप सब अपना रिजल्ट देख भी चुके होंगे। जिन बंधुओं का, जिन मित्रों का सिलेक्शन होने का है वो सभी अपनी तैयारी को सुचारू रूप से करें। और दुर्भाग्यवश अगर किसी का सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो वो निराश न हो और अपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को बड़े जोश, बड़े उत्साह से बनाए रखें। आप निराश न हो सकता है कि ये असफलता आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाने का कार्य कर रही हो सकता है कि आप इसमें सफल न होकर बड़े जोश होश से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करो और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए आप निराश न हो और अपनी तैयारी को यथावत बराबर बनाए रखें, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है मित्रों। जब सफलता मिलनी होती है तो आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो आइए देखते हैं। हालांकि आज व्याकरण के जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक हमने समास जो प्रकरण था, टॉपिक था, उसके साथ पढ़ लिया, लेकिन कुछ मित्रों का अनुरोध था कि नहीं सर हमें इस टॉपिक को एक बार और फिर अलग से सेपरेट समझाएं। तो आज हम शॉर्ट ट्रिक से, एक सीधे माध्यम से, सीधे तरीके से ट्रिक से समझने का प्रयास करेंगे कि कारक किसे कहते हैं और कारक को आप किस प्रकार पहचान सकते हैं। क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में व्याकरण के इस कारक टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। कारक जैसे हमारे हिंदी में होते हैं लगभग उसी तरह विभक्ति रूप से संस्कृत में भी इनका प्रयोग होता है। तो आइए आज हम ट्रिक से बड़े ही छोटी क्लास में, छोटी कक्षा में समझने का प्रयास करते हैं अपने इस टॉपिक को जो कारक है। तो देखें, कारक अपना जो प्रकरण है, टॉपिक है, परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ ज्ञात होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के माध्यम से उसका संबंध वाक्य के, यानी संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताने का जिनके माध्यम से कार्य होता है उसे ही क्या कहते हैं? कारक। कारक क्रिया में सहायक होते हैं। कारक क्रिया में सहायक होते हैं। क्रिया और कर्ता का संबंध बताने का कार्य किसके माध्यम से होता है? कारकों के। तो देखिए, जो क्रिया में सहायक हो या जो किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताए वह क्या कहलाता है? कारक। हम कह सकते हैं कि जो क्रिया में सहायक होते हो या जिन शब्दों के माध्यम से क्रिया का संबंध कर्ता से बताया जाए वही क्या कहलाते हैं? कारक। वाक्यों में कहीं कहीं कारक चिन्हों का प्रयोग व कहीं कहीं इनका लोप होता है। किसी वाक्य में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, किसी वाक्य में कारक चिन्ह का लोप होता है, फिर भी हम उस वाक्य में समझ सकते हैं कि वहां कौन सा कारक है। तो देखिए, जैसे हिंदी भाषा में अगर कारकों की संख्या के बारे में पूछा जाए तो हिंदी में कुल कारकों की संख्या होती है 8। तो आइए आज हम उन कारकों को समझते हैं। जैसे कारक का उदाहरण देखें, राम ने बाण से रावण को मारा। तो कर्ता कौन है यहाँ आपके? राम। राम के द्वारा क्रिया की जा रही तो कर्ता तो हो जाते हैं राम, और इनके द्वारा क्रिया क्या की गई है? मारने की। ये क्या है? आपकी क्रिया। कर्ता और क्रिया का संबंध बताने का कार्य कौन करते हैं? कारक। जैसे राम ने यानी कर्ता ने, राम ने बाण से, किसके द्वारा? बाण के द्वारा किसे मारा? रावण को। तो देखिए यहां आपके किससे मारा है? बाण से। किसको मारा है? रावण को। तो ये हो जाएंगे आपके कर्म। तो यहां देखिए आप, किसने मारा है? राम ने। तो ये कर्ता है तो कर्ता के लिए आ गया ने कारक चिन्ह, कर्ता ने। और फिर बाण से, माध्यम, यह साधन क्या बना है यहां? बाण। तो कर्ता ने कर्म को और कर्ण से
किससे मारा है? कर्ण से। ये क्या हो जाएगा आपका? कर्ण। कर्ण से किसको मारा? रावण को। तो किसको? रावण को। तो ये कर्म को, कर्म के लिए को कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो हमने यहां देखा कर्ता के लिए ने कारक चिन्ह, कर्ण के लिए से कारक चिन्ह और कर्म के लिए को कारक चिन्ह का प्रयोग यहां किया गया है। तो कर्ता और क्रिया का संबंध दर्शाने के लिए जो मध्य के शब्दों को जिन कारकों से जोड़ दिया जाता है वही आपके कारक चिन्ह कहलाते हैं, या कर्ता और क्रिया का संबंध दर्शाने वाले जो चिन्ह हैं वही क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह। इसी प्रकार राजू पुस्तक पढ़ता है। राजू क्या पढ़ता है? पुस्तक। किसने पढ़ी? कर्ता कौन है यहाँ? राजू। राजू ने पुस्तक को पढ़ा। आप देखें तो यहां दो कारक चिन्ह लुप्त है। यहां कर्ता के लिए ने और कर्म के लिए को, दो कारक चिन्हों का लोप किया गया है। तो कहीं कहीं हम देखते हैं कर्ता और क्रिया के मध्य कारक चिन्हों का लोप होता है और कहीं कहीं इन चिन्हों का प्रयोग होता है। तो आइए अब हम समझते हैं हमारे हिंदी में जो कुल 8 कारक है उनको क्रम से, कि किस प्रकार हम शब्द को देखते ही पहचान सकते हैं कि यहां कौन सा कारक है। तो देखें यहां हम देखते हैं सबसे पहले कि ये आपके सभी कारक हैं जो संख्या में कितने हैं? 8। जो संख्या में कितने हैं? 8। और यहां ये कारक चिन्ह है जो प्रत्येक कारक के सामने कारक के लिए प्रयुक्त होंगे। तो देखिए जैसा कि हमने समझा कि कारक क्या है? जो क्रिया में सहायक होते हैं, जो किसी शब्द का क्रिया से क्या बताने का कार्य करते हैं? संबंध, वही क्या कहलाते हैं? कारक। और वाक्यों में कहीं कहीं कारक चिन्हों का प्रयोग स्पष्ट होता है, कहीं लुप्त होता है। संख्या में कारकों की जो स्थिति है वो कितनी होती है? 8। तो सबसे पहला कारक है अपना वो कौन सा है? कर्ता कारक। कौन सा है? कर्ता। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कारक कौन सा है? कर्ता कारक दोस्तों। तो कर्ता मीन्स जो क्रिया को कर रहा है, क्रिया को करने वाला ही क्या कहलाता है? कर्ता। तो जो क्रिया को कर रहा है वो कर्ता है और कर्ता के लिए जो कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वो है कर्ता ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। कभी कभार ने कारक चिन्ह का लोप भी रहता है कई वाक्यों में, तो कोई जरूरी नहीं कि उस कारक चिन्ह का प्रयोग ही हो। कभी कभार शब्दों में ने कारक चिन्ह का लोप भी रहता है तो उसके लिए शून्य कारक चिन्ह हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए कर्ता ने कारक चिन्ह है या कभी कभार लुप्त रहे तो शून्य कह सकते हैं। जैसे श्याम खाना खाता है, कर्ता कौन है यहाँ? श्याम। उसके द्वारा क्रिया की जा रही है खाने की, और क्या खा रहा है वो? खाना। तो श्याम जो कर्ता है उसने क्रिया की खाने की, तो श्याम कर्ता के लिए यहां जो कारक चिन्ह होगा श्याम ने खाना खाया, जैसे हम ले तो कौन सा हो जाता है? ने कारक चिन्ह। तो यहां ने कारक चिन्ह लुप्त है। कभी कभी किसी वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह का लोप भी होता है। तो आप देखने का प्रयास करें कि क्रिया को करने वाला कर्ता है और कर्ता के साथ अगर कोई कारक चिन्ह नहीं है तो वो शून्य होगा, और अगर है तो वो आपके ने कारक चिन्ह होगा। तो इस प्रकार आप वाक्य को देखकर ही पता कर सकते हैं कि क्रिया को करने वाला हमेशा कौन होता है? कर्ता। और कर्ता के लिए कारक चिन्ह कौन सा होता है? ने। कौन सा होता है दोस्तों? ने। जैसे राधा ने गाना गाया, यहां कर्ता कौन है? राधा, और क्रिया क्या कर रही है? गाने की। तो राधा ने यानी कर्ता ने क्या गाया है? गाना। तो इसके लिए ने कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो जहां स्पष्ट कारक चिन्ह लगाया जा रहा हो वहां भी कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह होगा, और जहां लुप्त हो वहां भी कर्ता के साथ कौन सा कारक चिन्ह प्रयुक्त होता है? ने। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं क्रिया को करने वाला कर्ता है, या तो कर्ता के साथ कारक चिन्ह लुप्त होता है या कर्म के साथ। तो यहां कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि क्रिया को करने वाला कर्ता है और या तो कर्ता के साथ लुप्त होगा या कर्म के। तो कर्म को समझने का हम देखते हैं। हमने देखा कि क्रिया को करने वाला कर्ता है, उसके साथ कारक चिन्ह कौन सा होता है? ने, और या वो लुप्त रहता है, शून्य रहता है। दूसरा कारक है आपके कर्म कारक। दूसरा कारक कौन सा है दोस्तों? कर्म कारक। जैसा कि वाक्य में क्रिया का फल
वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या जिस सर्वनाम पर पड़ता है उसे हम क्या कह सकते हैं? कर्म। कोई भी वाक्य है उसमें क्रिया का पूरा फल किस पर पड़ रहा है? या तो क्रिया का पूरा फल कभी जैसे कर्तृवाच्य है तो कर्ता पे पड़ता है, और कर्मवाच्य है तो क्रिया का फल किस पे पड़ेगा? कर्म पर। तो हमने देखा क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, तो यहां कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब हमें समझना है वाक्य में कर्म को। जैसे कि कर्म कारक, कर्म कारक के लिए कारक चिन्ह होता है को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, या यहां भी शून्य हो सकता है। जैसे अध्यापक ने छात्र को पीटा, तो यहां अध्यापक क्या है? कर्ता है। इसके द्वारा क्रिया क्या की जा रही है? पीटने की। तो ये क्या हो गई? क्रिया। और किसको पीटा? तो छात्र को। तो ये क्या हो गया? आपका कर्म। वाक्य में जिस यानी कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, तो यहां किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। छात्र को, तो यहां छात्र के लिए कर्म के लिए कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है? को कारक चिन्ह। तो वाक्य में क्रिया का सीधा ही प्रभाव या तो कर्ता पे होता है या कर्म पर। अगर माध्यम है बीच में तो समझ लो कि वहां आपके क्या हो जाएगा? कर्म। और अगर सीधा ही क्रिया हो रही है, कर्ता द्वारा क्रिया की जा रही है, तो वहां आपका कौन सा वाक्य होगा? कर्तृ, जिसमें कर्ता ही होगा, कर्म नहीं होगा। तो देखिए, शुभम पुस्तक पढ़ता है, तो शुभम यहां क्या हो गया? आपके कर्ता हो गया। शुभम क्या है? कर्ता। और शुभम द्वारा क्रिया की जा रही है पढ़ने की क्रिया। और क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है। तो क्या या किसको या कौन या किसको लगाकर अगर हम प्रश्न करेंगे और अगर उसका उत्तर आ रहा है तो समझ लो कौन या किसको लगाकर प्रश्न, क्या किसको लगाकर प्रश्न करें और क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर आ रहा है, तो दोस्तों समझ लें कि वहां क्या होगा? आपका कर्म। और कर्म के लिए कौन सा कारक चिन्ह होता है? को। तो यहां को कारक चिन्ह का लोप है। तो हम देखते हैं केवल दो ही कारक ऐसे हैं, जैसे कर्ता कारक और कर्म कारक, जिसमें या तो कारक चिन्ह का प्रयोग होता है या कारक चिन्ह का लोप होता है। तो यहां कर्ता में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता। हर वाक्य में एक कर्ता होगा जो क्रिया को करता है, तो उसके लिए तो ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है या उसका लोप होता है। और कर्म कारक है उसके लिए को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है या लोप होता है। तो जहां प्रयोग है वहां तो स्पष्ट हो जाता है को कारक चिन्ह, और जहां लोप है वहां कर्म से आगे कौन सा कारक चिन्ह लुप्त रहता है? को कारक चिन्ह। इसी क्रम में तीसरा कारक है आपके करण कारक। दोस्तों तीसरा जो कारक है वो क्या है? करण कारक। और करण कारक का जो कारक चिन्ह है वो है से, या तो से होता है या इसके लिए प्रयोग करते हैं के द्वारा। दो कारक को का प्रयोग, दो कारक चिन्हों का प्रयोग करण कारक के लिए हो सकता है। एक तो से कारक चिन्ह है, दूसरा है के द्वारा। और साधन या माध्यम का जो कार्य करे वही क्या होगा? आपके करण कारक। तो देखो समझे कि जब करण का वास्तविक अर्थ होता है साधन या माध्यम, इसका वास्तविक अर्थ ले सकते हैं साधन या माध्यम या उपकरण। तो वाक्य में जिस साधन या माध्यम से कर्ता अपनी क्रिया को पूर्ण करता है वो ही क्या कहलाएगा? आपके करण। तो देखिए, जैसे नौकरानी चाकू से सब्जी काटती है, तो नौकरानी यहां करता है और वो क्रिया क्या कर रही है? काटने की, ये क्रिया हो गई। और क्या काट रही है? वो सब्जी, ये कर्म हो गया। और किससे काट रही है? क्या साधन है? कौन सा साधन, कौन सा माध्यम उसने अपने उपयोग में लिया, वही क्या हो जाएगा? आपके करण कारक। तो चाकू से, चाकू के माध्यम से, चाकू के द्वारा वो क्या काट रही है? सब्जी। तो से या के द्वारा का प्रयोग जहां होता है वहां कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? कर्ण कारक। जैसे दूसरा वाक्य, बच्चा खिलौने से खेलता है, कर्ता कौन है यहां? बच्चा। क्रिया क्या कर रहा है? वो खेलने की। अब किससे खेल रहा है? वो खिलौने से। तो ये क्या हो गया? आपका कर्ण कारक। यानी कि जिस माध्यम से, जिस साधन से कर्ता क्रिया कर रहा है वो माध्यम, वो साधन ही क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ण। और कर्ण के लिए कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा। तो हमने
आसानी से समझा कि कर्ता द्वारा जिस माध्यम से, जिस साधन से क्रिया की जा रही है वही क्या बन गया आपका करण कारक। जैसे मोहन बस से स्कूल जाता है या बस के द्वारा स्कूल जाता, तो साधन उसका माध्यम क्या हुआ, बस। इस आधार पर हमने समझा कि यहां कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ण कारक। चौथा कारक है दोस्तों अपना संप्रदान कारक। देखो संप्रदान, समान भाव से प्रदान यानी देना, तो यहां देखा जाए तो संप्रदान का अर्थ होता है किसी को देना, सोच समझकर किसी को कुछ प्रदान करना, कुछ देना ही क्या कहलाता है, संप्रदान। और अपना चौथा कारक कौन सा है दोस्तों, संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक के लिए कौन सी कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, के लिए। कौन सा कारक आता है, के लिए। जैसे मम्मी ने बंदरों के लिए केले दिए, या राजा ने गरीबों को कंबल बांटे। अब यहां के लिए या को कारक चिन्ह का प्रयोग हो सकता है। बांटा तो किसे है, गरीबों को, लेकिन गरीबों के लिए क्या बांटे थे, कंबल। तो इस प्रकार हम जो चौथा कारक है संप्रदान, संप्रदान कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे, जिसके लिए क्रिया कर रहा है वही क्या कहलाएगा, संप्रदान। तो देखिए यहां जैसे पक्षी बच्चों के लिए दाना लाता है, तो पक्षी यहां करता है, उसके द्वारा क्रिया की जा रही है लाने की, ये क्या हो गई आपकी क्रिया। और क्या ला रहा है वो, दाना, ये क्या हो गया आपका कर्म। किसके लिए, बच्चों के लिए, के लिए अपने बच्चों के लिए वो दाना आदि लेकर आ रहा है, तो जिसके लिए वो क्रिया कर रहा है वो क्या हो जाएगा, आपके संप्रदान कारक हो जाएगा। रसोई के लिए घर बनाइए, पूरा मकान या पूरा भवन बन गया, उसमें किसके लिए घर बनाया, रसोई के लिए। जैसे के लिए, किसके लिए, रसोई के लिए घर बनाइए, या भवन में, मकान में रसोई के लिए घर बनाइए। तो जिसके साथ के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग हो वहां कौन सा कारक हो जाएगा, आपके संप्रदान कारक। कभी कभार इस कारक के लिए को का प्रयोग भी कर दिया जाता है। जैसे पक्षी बच्चों को दाना लाता है, तो यहां किसके लिए ला रहा है, पक्षी बच्चों के लिए, तो जिसके लिए क्रिया हो रही है कर्ता द्वारा वो क्या हो जाएगा, आपके संप्रदान कारक। आइए दोस्तों अगला पांचवा जो कारक है वो है आपके अपादान कारक को समझते हैं। अपादान का अर्थ है अलग होना, दूर होना। तो देखो अपादान के लिए जिस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वो है से, जिसका प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाता है। वाक्य में जिस स्थानीय वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु को पृथक या अलग किया जाता है तो उसके लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, से। और वहां कौन सा कारक होता है, अपादान। अपादान को हम यहां तक ही देखते हैं कि अलग होने के भेद में क्या है, अलग होने का भाव हो वहां आपके अपादान है। लेकिन दोस्तों जहां भय का भाव हो, जहां लज्जा का भाव हो, जहां तुलना का भाव हो, जहां घृणा का भाव हो, जहां निंदा का, विराम का, प्रमाद, आलस्य का, उद्गम स्थल आदि का भाव हो, वहां भी कौन सा कारक होता है दोस्तों, अपादान कारक। जैसे अलग होने का बोध, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा, अलग गिर रहा है, अलग हो रहा है। श्यामा छत से गिर गई, छत से अलग हो गई, गिर गई। आसमान से बिजली गिरी, तो आसमान से बिजली गिरी यानी कि आसमान से अलग हो गई। तो इस प्रकार की स्थिति में जब अलग होने का बोध हो और उसके लिए से कारक चिन्ह का प्रयोग हो तो दोस्तों वहां कौन सा कारक हो जाएगा, आपके अपादान कारक। अलग के बोध में, अलग होने के अर्थ में। या जहां भय का, जैसे रामू, श्याम, मोहन, कोई भी जैसे शेर से डरता है, सांप से डरता है, भूत से डरता है, तो डरने का, भय का भाव है, तो वहां भी कौन सा हो जाएगा, आपके अपादान। लज्जा का भाव हो, बहू सास से लजाती है, ससुर से लजाती है, लज्जा का भाव है, वहां भी आपके कौन सा कारक चिन्ह होगा, अपादान। तुलना का भाव, तुलना, राम से मोहन श्रेष्ठ है, श्याम से राधा श्रेष्ठ है, तो तुलना की जाए वहां भी आपके कौन सा होगा, अपादान कारक।
घृणा का भाव। श्याम पाप से घृणा करता है, मांस से घृणा, मदिरा से घृणा का भाव हो, वहां भी कौन सा हो जाएगा आपके अपादान कारक। रामू श्यामा की निंदा करता है, निंदा का भाव, बुराई का भाव, बुराई हो, वहां कौन सा कारक हो जाएगा आपके अपादान कारक। निंदा का, बुराई का भाव हो, किसी की बुराई की जाए, किसी की निंदा की जाए, वहां भी कौन सा कारक होता है अपादान कारक। इसी प्रकार प्रमाद, प्रमाद कहते हैं, सॉरी विराम, विराम यानी रुकने का। जैसे कोई भी ट्रेन चलते हुए रुक गई, रुकने का, विराम का, या छात्र पढ़ते पढ़ते रुक गया, तो यहां ऐसी स्थिति हो जहां विराम का, रुकने का बोध हो, वहां भी कौन सा कारक होगा आपके अपादान कारक। प्रमाद यानी आलस्य, छात्र पढ़ने से प्रमाद करता है, पढ़ने में आलस्य करता है, तो वहां कौन सा कारक हो जाता है आपके अपादान कारक। इसी क्रम में उद्गम स्थल, जहां से कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई प्राणी निकलता है, उस स्थान विशेष को उद्गम स्थल के लिए भी कौन सा कारक होता है अपना अपादान कारक। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, जानापाब की पहाड़ियों से चंबल निकलती है, तो जहां से उद्गम, पृथ्वी से पेड़ निकलता है, भूमि से, तो अंडे से पक्षी या बच्चा निकलता है, तो उस क्रम हमने देखा जहां उद्गम स्थल हो, वहां भी कौन सा कारक होता है आपके अपादान कारक। तो दोस्तों हमने देखा कि अपादान कारक के लिए कौन से कारक का प्रयोग होता है से, लेकिन यहां जब साधन या माध्यम के लिए से का प्रयोग हो तो वो आपके करण कारक होगा। जहां अलग होने के बोध में भय, लज्जा, घृणा, तुलना, विराम, निंदा, प्रमाद, उद्गम आदि के लिए प्रयोग हो तो वहां आपका कौन सा हो जाएगा अपादान कारक। इसी क्रम में आपके अगला छठा जो कारक है संबंध कारक। तो दोस्तों देखो नाम से ही पता चल रहा, संबंध दर्शाने का, कर्ता और क्रिया के संबंध को बताने के लिए जिन कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वो कौन सा कारक है आपके संबंध कारक। जैसे संबंध दर्शाने के लिए का, के, की, ना, ने, नी या रा, रे, री आदि कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका घर, आपके लोग, आपकी पुस्तक, आपका, आपके, आपकी, या अपना घर, अपने लोग, अपनी पुस्तक, अपना, अपने, अपनी, या तुम्हारा घर, तुम्हारे लोग, तुम्हारी पुस्तक। तो यहाँ काके, की, रारे, री, नाने, नी आदि का प्रयोग हम संबंध बताने के लिए करते हैं। जैसे मोहन का भाई आ रहा है, मोहन का कौन आ रहा है भाई, कर्ता का संबंध दर्शाने के लिए जो प्रयोग किया जा रहा है कारक चिन्ह वो हो जाएगा आपके संबंध कारक। या राधा की सहेली आने वाली है, तो यहाँ राधा जो कर्ता उसकी कौन आने वाली है सहेली। तो जो कारक चिन्ह संबंध दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं वो कौन से कारक के कहलाते हैं संबंध कारक के। जैसे काके, की, रारेरी, नानेनी और आपके रारेरी। तो काके की, नानेनी, रारेरी यानी आपका, आपके, आपकी, अपना, अपने, अपनी, या तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, इस प्रकार हम जान सकते हैं। इसी क्रम में अगला जो सातवां आपके कारक है वो कौन सा है अधिकरण। अधिकरण आधारवाचक, अधिकरण को हम कौन सा कारक भी कह सकते हैं आधारवाचक। अधिकरण को हम कौन सा कारक भी बोल सकते हैं आधारवाचक। अधिकरण का तात्पर्य है आधार, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का बहरूप जो क्रिया को या क्रिया के आधार का बोध कराता है वही क्या कहलाता है अधिकरण कारक। जैसे देखिए इसके कारक चिन्ह मैं, पे और पर, मैं, पे और पर। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, पेड़ पर बंदर बैठा है, किस पर बैठा है पेड़ पर, तो यहां पर कारक चिन्ह का प्रयोग है। पेड़ आधार स्टैंड हो गया। या मेज पर चाय रखी है, मेज पर, मेज आधार का स्टैंड का कार्य कर रही है। मेले में नानी आई थी, मेले में, तो यहां में कारक चिन्ह यानी कि वही आधारवाचक। ऐसे ही फ्रिज में फल रखे हैं तो यहां फ्रिज में
तो फ्रिज आधार का कार्य, मैंने तुम पे विश्वास किया, तो मैं पे पर आदि का बोध जहां हो वहां, या क्रिया कर्ता और क्रिया के मध्य आधार का जहां बोध हो वहां कौन सा कारक हो जाता है दोस्तों, अधिकरण कारक। तो जहां मैं पे पर कारक चिन्ह मिले या देखो तो वहां कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण। अगला आठवां अंतिम कारक है संबोधन कारक। जहां संबोधन अर्थात तो किसी को पुकारा जाए, किसी से कहा जाए, जहां संबोधन में संज्ञा का जो रूप किसी को संबोधित करने या पुकारने के लिए वाक्य में प्रयुक्त होता है वहां कौन सा कारक है, संबोधन। और संबोधन कारक के लिए कारक चिन्ह है हे, अरे, ओ, जी, अजी, अरि आदि आपके कौन से कारक चिन्ह हो जाएंगे, संबोधन कारक के कारक चिन्ह। जैसे हे प्रभु मुझ पर कृपा करें, देखो संबोधन कारक चिन्ह के लिए ये कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, खड़ी पाई और ये बिंदु, ये विस्मय विराम चिन्ह या संबोधन विराम चिन्ह कहलाता है कि हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, तो यहाँ ये विराम चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, ये संबोधन विराम चिन्ह कहलाता है, विस्मय विराम चिन्ह कहलाता है। अरे भाई जरा देख कर चलो, तो यहाँ अरे भाई, तो अरे हे प्रभु, या जी सुनते हो, अजी सुनते हो, अरि सुनती हो आदि, जब हम किसी को पुकारने के लिए इन कारक चिन्हों का प्रयोग करें, किसी को संबोधित करने के लिए इन कारक चिन्हों का प्रयोग करें और इन कारक चिन्हों के बाद इस विस्मय आदि बोधक संबोधन बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग हो, तो समझ लो वहां कौन सा कारक होगा दोस्तों, संबोधन कारक। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज की कक्षा में कारकों को और भी विस्तृत रूप से या ट्रिक जो कह सकते हैं कि डायरेक्ट देखकर समझने का जो कार्य है वो समझने का प्रयास किया है। आप सभी अच्छी तरह पढ़े, कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं, अपने मित्रों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने इस चैनल पर अपना स्नेह बराबर लुटाते रहें। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है और भी कोई अपने मित्र को समस्या आती किसी भी टॉपिक में, जो आपके व्याकरण है, काव्य शास्त्र है या आपके जो आपकी रचनाएं हैं या कह सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो आप कमेंट से बताएं और समाधान पाए और अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।